हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा लोहान एंड वेलकम बैक टू ऑन चैनल। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो होने जा रही है जो कि आपके कमेंट्स के डिमांड पर है। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आप मुझे कमेंट्स करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पे जरूर बनाऊं। वीडियो बनाने के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी उसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ आपके सामने पेश करूँ ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर पाओ। इससे प्रीवियस जो वीडियोस रही हैं उसमें हम आदिकाल के परिस्थितियां, उसकी जो नामकरण वगैरह हैं और इसके साथ साथ जो इसके और पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स, मैं उनकी वीडियो बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे आज केवल मैं यहाँ पे इसकी विशेषताओं के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसकी विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा मैंने लिखी हैं, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं उतनी लिखी है। सारी की सारी सरल भाषा में लिखी हैं, तो जिससे आपको क्वेश्चन को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको आसानी से मेरे साथ समझ पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्किंग। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 6-7 पॉइंट्स लिख के छोड़ दीजिए। अगर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का आता है तो उसमें 9-10 पॉइंट, यानी कि आपको 5 नंबर के या मीन्स ये लगाइए कि जितने नंबर का आपको क्वेश्चन आता है उससे आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने होते हैं, जिससे आपकी जो है क्या पता चलता है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है कितनी है इस विषय के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में जहां से आप वहां प्रस्तुत करते हो इसको। और मार्किंग स्कीम भी आपके जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे जो है चलती है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से 1-2 पॉइंट उसमें ज्यादा ही लिखा कीजिए। यहाँ पे मैंने 5 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, लेकिन मेरी कोशिश इसमें यही है कि मैं आपको ये क्वेश्चन आसान से आसान तरीके में याद करूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम करेंगे थोड़ी सी भूमिका के साथ। अगर 5 या 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 8 नंबर में भी आता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन ही इस हिसाब से ही कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो दोस्तों, यहाँ पे आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं। प्रमुख के साथ साथ जो एक्स्ट्रा भी हैं वो भी बताई हैं, ताकि आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगे वो इसको आराम से लिख पाओ। तो आदिकाल के जो काल है वो कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, 1050 से 1375 तक बताया गया है, आदिकाल का काल है। और ये किसने जो है इसको डिवाइड किया था? सबसे ज्यादा मान्यता रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो इसके कालों का विभाजन किया गया है वो उसको ज्यादा स्वीकृति दी गई है सभी कवियों, सभी लेखकों के द्वारा। तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है, यानी इसको कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें किसके द्वारा दी गई संज्ञा को माना गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उन्होंने इसको शुरू में क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था, क्योंकि इसमें राग दरबारी कवियों ने जितनी ज्यादा बढ़ चढ़कर प्रशंसा अपने राजाओं की है, तो उनके शौर्य, उनके वीरता की है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आप इसको पहला नाम वीरगाथा काल ही कहिएगा। इसके बाद ही सुंदरता श्रृंगार से रिलेटेड बातें आती है, श्रृंगार काल भी कहा गया है। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं। उनका कहना है कि इस युग में आने वाली रचनाएं वीर रस से परिपूर्ण हैं। यानी आपको मैंने अभी बताया कि जितने राजा थे उनकी प्रशंसा में ये कवि जो है लिखा करते थे। तो उन्होंने जैनों द्वारा प्रस्तुत प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य बताकर उनको रचनात्मक साहित्य से बाहर कर दिया। अब आदिकाल के जो प्रमुख जो रचनाएं थी उनमें जैनों द्वारा लिखे गए कुछ काव्य भी थे, ग्रंथ भी थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया कि उनको रचना या साहित्य के जो बेसिस है उस पे उसको नेग्लेक्ट कर दिया और उसको बाहर कर दिया। उनको किस नाम से पुकार कर साइड किया? धार्मिक साहित्य। ओके। अब नाथों और सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य इन्होंने कहा है, यानी मान्यता किसको दी है? नाथों द्वारा लिखी गई रचनाएं या सिद्धों द्वारा लिखी गई रचनाएं, उसको इन्होंने प्योर लिटरेचर कहा है। इनके अनुसार आदिकाल की विभिन्न विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको यहाँ 1 बाय 1 करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आगे देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। इससे आपको याद भी रहेगा राष्ट्रीय भावना, यानी वीर हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, तो राष्ट्रीय भावना उनमें थी या नहीं थी, आगे पढ़ते हैं इसे। आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना अति संकुचित थी, यानी कि नैरो माइंडेड लोग थे, देश के लिए कम सोचते थे, यानी एकता नहीं थी। एक तरह से ये लिख सकते हो 150 गांवों को अपने राज्य के मीन्स क्या है, 150 गांवों के साथ अपने राज्य को राष्ट्र समझने वाले राजाओं का अभाव नहीं था, यानी कि कमी किसकी नहीं थी? राजाओं की। और राजा भी कैसे थे? थोड़े बहुत जो राज्य उनके पास होते थे
या गांव होते थे उनको ही अपना वो देश समझने लग जाते थे। यानी एकता क्या थी, सिर्फ कुएं का मेंढक जिसको बोलते हैं वो अपने ही कुएं को ही देश समझने लग जाता है। तो ये यहाँ पे चीज देखी गई थी। समूचे भारत को नहीं बल्कि राज्य को वे राष्ट्र मानते थे। यानी सिर्फ किसको समझते थे, राज्य को ही अपना देश समझ लेते थे। आजीविका प्राप्ति हेतु राजाओं की झूठी प्रशंसा करना, यानी जो कमाने के लिए, खाने पीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो राग दरबारी थे या दरबार में जो भी कवि थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे और राजाओं को उन्हीं के आपसी संघर्ष, यानी राजाओं के आपसी संघर्ष को ही इसका द्योतक माना गया है। किसका द्योतक माना गया है, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं का द्योतक माना गया, सूचक माना गया है। सेकंड पॉइंट इसमें है ऐतिहासिकता का अभाव। वीर गाथा काल की रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव है, यानी इतिहास से रिलेटेड बातें इसमें कम देखने को मिली थी। यहाँ जो रचनाएं प्राप्त हैं वे अधिकतर संदिग्ध हैं, यानी जो भी रचनाएं आदि काल के समय की मिली हैं तो वो सारी क्या हैं, सस्पेंस से घिरी हैं। किसके द्वारा लिखी, कब लिखी गई है, कोई इनमें मेल नहीं है। यहाँ जो रचनाएं प्राप्त है सारी संदिग्ध मानी गई, तो उनमें अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव पाया जाता है। पहला काम क्या था, उनको अपने राजाओं को प्रसन्न करते थे और फिर उसमें जो फैक्ट थे, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट थे, उनका वहाँ पे अभाव पाया जाता है। यानी वो तो उन्होंने लिखे नहीं, सिर्फ अपने राजा की प्रशंसाएं की हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें जनजीवन के चित्रण का अभाव। अब देखिए काम यहाँ क्या हो रहा था, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना। इस पे ज्यादा पॉइंट जो आपके डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। इससे 4 से 6 पॉइंट आपके निकल के आएंगे अलग अलग तरीके से, आप देखते जाइए। जीवन जो जनजीवन है यानी जनता का चित्रण उन्होंने नहीं किया, कमी थी। क्यों थी, क्योंकि वो क्या करते थे, सिर्फ राजाओं को खुश करते थे। दरबारी कवि अपने आश्रयदाताओं को क्या करते थे, खुश करते थे, उनके गुणगान गाते रहते थे, उसी में बिजी रहते थे। जनजीवन और उनकी समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं था। अतः उनके काव्य में क्या होता था, जनजीवन का चित्रण वो था, कम था। यानी कि अपने सिर्फ राजाओं को खुश करते रहते थे, लोगों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में ना राजाओं को चेताया जाता था, ना ही अपनी कविताओं काव्यों लेखों में वो आम जनता का जो है चित्रण प्रस्तुत करते थे। दोस्तों अब इसमें फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बनता है डिंगल भाषा। डिंगल भाषा, पहले इसके उद्गम के बारे में भी लिख सकते हो आप। इस काल की सभी रचनाएं डिंगल भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और डिंगल जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा माना जाता है, डिंगल भाषा को राजस्थान की साहित्यिक यानी लिटरेचर जो लैंग्वेज है वो मानी जाती है। तो इस जो ऐसी सभी रचनाएं जो है राजस्थान में ही रची गई थी और डिंगल भाषा का प्रयोग उनमें किया गया था। तो सबसे ज्यादा जितने भी रचनाएं थी उनको मान्यताएं कहाँ मिली थी, राजस्थान में मिली थी। एक और लाइन ऐड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इसमें है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का चित्रण आलंबन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में किया गया है आदिकाल में। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में मैंने बताया था कि कोई 2 करैक्टर यानी पात्र होते हैं, रस करवा चुकी मैं आपको। और उद्दीपन में क्या होता है, वो पात्र जिस भी चीज को देखकर यानी उद्दीपन को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं उसको उद्दीपन कहते हैं। प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया गया है। आलंबन कौन होते थे, राजा रानी राजकुमारियां। उद्दीपन क्या होता था, या तो उनका सौंदर्य होता था, या युद्ध होते थे, या प्रकृति होती थी, पर्वत पहाड़ नदियां। ये आप इसमें लिख सकते हो, नदियों पर्वतों नगर आदि का सुंदर उसमें वर्णन है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण आलंबन की अपेक्षा ज्यादा सफल माना गया है। यानी किसी चीज का प्रतीक प्रकृति को ही माना जाता है, तो ये आलंबन की यानी कि नायक नायिका से ज्यादा प्रकृति का चित्रण सबसे ज्यादा सफल माना गया है। अब इसमें है रासो शब्दों का प्रयोग। अब आदिकाल में जो जितने भी मतलब रास लिखे गए हैं, रासो लिखे गए, सारे वीर रस से प्रधान थे। तो इस काल में जो रचनाएं हुई हैं या ग्रंथ हुए हैं उनमें सभी में रासो शब्दों का जुड़ाव देखा गया है या मेल देखा गया है। ये ग्रंथ रासो नाम से प्रसिद्ध हैं मैक्सिमम। अब इसमें 7वां पॉइंट है युद्ध वर्णन में सजीवता। वीर गाथा काल कहा गया है, युद्ध ज्यादा हुए हैं, तो इसमें रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं।
वो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है, बेशक राग दरबारी जो दरबारी कवि थे अपने राजाओं की वो प्रशंसा करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो उनके साथ कहाँ जाते थे? युद्धों में भी जाते थे, अपनी आंखों से देखते थे, सब किसी के व्यवहार देखते थे, सब किसी की उमंगे देखते थे, तो वहां पे उनको काव्य में भी लिखते थे। इन काव्य ग्रंथों में जहां जहां युद्ध का वर्णन है वहां वहां सजीवता का पुट है। सजीवता का पुट कैसे आया, यानी लाइव लोकेशन कैसे, यानी एक चीज को अलाइव कैसे दिखाया जाता है। दरबारी कवि युद्ध में अपने राजा के साथ तलवार भी चलाते थे, इस वजह से वो जो कुछ भी देखते थे, जिस किसी की भी जो भी स्थिति देखते थे, मन के भाव जो प्रस्तुत होते थे युद्ध में, वो सब अपने काव्य में लिखते थे। इन कवियों ने केवल सैन्य बल पर ही नहीं, सैनिकों की उमंगों, यानी सैन्य बल पर ही इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि सैनिकों की उमंगों और उनके द्वारा युद्ध में किए गए क्रियाकलापों पर सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, यानी कि जो भी कुछ भी इन्होंने युद्ध में कार्य किया है उस पर इन्होंने काम किया कवियों ने। इसमें है नेक्स्ट, निम्न कथा प्रस्तुति, यानी देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी, ये इसी में है। यानी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने युद्धों में सैनिकों पे जो लिखा है, तो ये निम्न कथा प्रस्तुति, या आप लिख सकते हो कि कथा के द्वारा भी पता चलता है, जैसे कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी, ये कवि लिख रहा है यहाँ पे, कवियों की प्रस्तुति लिख सकते हो, कथा प्रस्तुति लिख सकते हो। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को एक वर्ग आवश्यक हो गया था। प्रोत्साहित कौन करता है? विचारक करते हैं, कवि करते हैं, लेखक करते हैं, अपने भावों के द्वारा जनता में उत्साह भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रामाणिकता में संकोच। पूरे रासो काव्य जितने भी हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, कुमान रासो है, परमाल रासो है, सभी क्या है? संदेहप्रक हैं, क्योंकि ना तो किसी की डेट के बारे में कंफर्म है, ना उसके राइटर के बारे में कंफर्म है, क्यों लिखा, किसने लिखा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप इस चीज को बता सकते हो कि प्रामाणिकता में संकोच, उसकी प्रामाणिकता में संदेह था, लिख सकते हो। अनेक छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है, जिस वजह से क्या है, ये छंद आपस में, यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल या फिर मध्यकाल के जितने भी रचनाएं हैं उन सब में सुमेल, यानी जो है समावेश, या जो आप बोल सकते हो मेल नहीं खाते वो आपस में एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जो है अनेक तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। विविध छंदों का प्रयोग साहित्य में मेल नहीं खाता है। दोहा, गाथा, रोला, उल्लाला, कुंडली आप लिख सकते हो, जो भी आपको पता है, सारे ही इसमें यूज किए गए हैं। पॉइंट से जाहिर हो रहा है अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है, तो ये मेल नहीं खाते हैं इसके साहित्य में। नेक्स्ट, इसमें 10th पॉइंट है, वीर और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। चलिए, आदिकाल में वीर एवं श्रृंगार रस के अलावा सभी रसों का प्रयोग किया गया है, सभी रसों का प्रयोग हुआ है। युद्ध का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई, यानी कि पहले इन्होंने क्या किया, सभी रसों का प्रयोग कर दिया। श्रृंगार रस भी इसमें था, वात्सल्य है या फिर जो अदर रस है उनका इन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन जैसे इन्होंने युद्ध का वर्णन किया है वहां पे अनायास ही वीर रस का प्रयोग हो गया, और जिससे इनके रसों में बिल्कुल जान आ गई, ये कह सकते हो। पृथ्वीराज रासो जो है एक ऐसा मर्मस्पर्शी रासो है जिसमें वीर रस का पूर्व परिपाक यानी पूर्ण प्रयोग हुआ है, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, श्रृंगार रस। राजकुमारियों की सौंदर्य वर्णन लिख सकते हो, या राजकुमारियों का सौंदर्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नासिक परिपाटी पर किया गया, यानी उनके चेहरे के नक्श भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनकी फिजिक्स पर, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन को आप डिफाइन कर सकते हो खुद से, राजकुमारियों के सौंदर्य वर्धन पर या उनके सौंदर्य जो स्मृति, कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से इसमें, कि उनके सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है जो अतिशयोक्तिपूर्ण किया गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें आप खुद भी लिख सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देख सके हो, बहुत ही बुक्स भी पढ़ चुके हो, तो आप में इतनी सेंस आ गई होगी कि आप इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं।
आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो मैं हर पॉइंट में बता चुकी हूँ। 12th इसमें है अलंकारों का समावेश, यानी इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण है, सभी आप इसमें लिख सकते हो, वो सभी इसमें इन्होंने यूज कर रखे हैं। अब चलते हैं हम इस पे एटलीस्ट लास्ट पॉइंट पे, निष्कर्ष। इस प्रकार आदिकाल अपनी विशेषताओं की देन है। आदिकाल में सबसे ज्यादा विशेषताएं जो ये हैं, इस वजह से इसको ज्यादा फेमस माना गया है। कहा जाता है कि इस काल में अनेक परंपराओं का उदय हुआ है। रासो परंपरा, आदिकाल की परंपरा, इसमें जितने भी मतलब भक्ति आंदोलन की परंपरा इसके बाद ही आया था वो। आदिकाल के कवियों ने उपयुक्त विषयों पर रचनाएं की हैं। उपयुक्त मतलब क्या है, बिल्कुल सटीक विषय उन्होंने लिए हैं, उन पर रचनाएं की हैं, जिससे क्या हुआ है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, हमारे साहित्य को हम मूल रूप से समझने में क्या हुए, सक्षम हुए हैं। तो ये आपका निष्कर्ष है। निष्कर्ष भी आपको 3 से 4 लाइन में लिखना होता है। अगर आपको कोई कोटेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, आप उसमें कोटेशन डाल सकते हैं। मार्किंग बढ़ाने की हर तरीके की मैं स्कीम आपको बताती हूँ, तो आप इस पे काम जरूर कीजिएगा, ना कि आप सिर्फ कंटेंट देखिएगा।